वन डी मोशन पढ़ रहे हैं हम लोग अभी। वन डी मोशन में ही एक वन डी मोशन का स्पेशल केस होता है या स्पेशल टाइप होते हैं जिसका नाम फ्री फॉलिंग मोशन रखा गया है। इसी मोशन के बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। अब नेक्स्ट, आज से पहले भी आप वन डी मोशन पढ़ रहे थे, आज जो बताया जाएगा यह भी वन डी मोशन ही है, लेकिन यह वन डी मोशन पहले जो पढ़ रहे थे उससे थोड़ा अलग है। सबसे पहले हम आपको यही बताएंगे कि प्रीवियस वन डी मोशन और आज के वन डी मोशन में क्या अंतर है। आज भी हम लोग वन डी मोशन पढ़ेंगे या कल भी पढ़ रहे थे, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। जिस धरती पर हम लोग रहते हैं यानी अर्थ, जितने भी रोड है सब अर्थ के सरफेस पर बनाए गए हैं। जैसा कि आप सब, मतलब ये मोस्ट कॉमन बातें हम सब लोग जानते हैं। और उस रोड पर जब कोई गाड़ी सीधा चलेगा तो उसे वन डी मोशन कहते हैं, और उस वन डी मोशन का पढ़ाई हम लोग फिनिश कर लिए हैं। एक ऐसा वन डी मोशन जो रोड पर होता है, धरती के सरफेस पर होते हैं, अर्थ सरफेस पर, वह वन डी मोशन अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। आज जो वन डी मोशन पढ़ना है उसमें वन डी मोशन ही होगा, लेकिन धरती के सरफेस पर नहीं होगा, अर्थ के सरफेस पर वन डी मोशन नहीं होंगे। ऐसा मोशन है आपका फ्री फॉलिंग मोशन। अब एक फिगर के द्वारा इसको आपको एक्सप्लेन करके समझाते हैं। यह देखिए ग्राउंड, ये ग्राउंड है। ग्राउंड जब हम लोग कहते हैं तो इसका मीनिंग अर्थ के सरफेस की बात आप कर रहे हैं। ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड के सरफेस में जो डायरेक्शन होता है उसे हॉरिजॉन्टल कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल समझिए ठीक से, हॉरिजॉन्टल। जैसे अभी हम वॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, इधर जा रहे हैं फिर इधर आ रहे हैं, मेरा पैर अर्थ के सरफेस पर इधर उधर कर रहा है। जिस सरफेस पर हम इधर उधर कर रहे हैं आगे पीछे, वह सरफेस आपका हॉरिजॉन्टल है। या आपके भाषा में, आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उस रूम का जो फ्लोर है, नीचे वाला फ्लोर, वह हॉरिजॉन्टल होता है। दुनिया में वह सभी सरफेस जो पृथ्वी के सरफेस के पैरेलल होता है, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल टर्म को पहले समझ लीजिए, समझा दिए हैं, एक बार फिर से समझिए। जैसे यह आपका रूम है, ये जो नीचे देख रहे हैं ये फ्लोर है, ये जो देख रहे हैं ये छत है, सीलिंग, और ये जो दो दिखाई दे रहा है दिस इज वॉल। तो रूम में तीन पोर्शन होते हैं, फ्लोर, छत और वॉल। अब देखिए नेक्स्ट, ये जो फ्लोर है इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल, क्योंकि यह अर्थ के सरफेस पर बनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो सीलिंग है यानी छत, वो फ्लोर के पैरेलल ही होता है। जैसे आपका नीचे का जो फ्लोर है रूम में का, वैसा ही फ्लोर छत का भी होता है, उसके पैरेलल होते हैं। यह भी हॉरिजॉन्टल होता है, यानी वह सभी सरफेस जो अर्थ के सरफेस के पैरेलल होगा वह हॉरिजॉन्टल। आपके इस रूम में एक रैक बना दिया गया है ऐसी, देखिए यह रैक है, इस पर आप अपना बुक सब रखते हैं। ये जो रैक है यह भी फ्लोर के पैरेलल है, इसे भी हम लोग हॉरिजॉन्टल कहते हैं, दिस इज हॉरिजॉन्टल। तो आपके रूम का वह सभी सरफेस जो फ्लोर के पैरेलल होगा दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो फ्लोर है जिसको आप हॉरिजॉन्टल कह रहे हैं, आपके घर में जो दीवार होता है, यह दीवार
फ्लोर के साथ हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है। ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। यह दूसरा दीवार है, यह भी आप देखिएगा 90 डिग्री पर है। किससे 90 डिग्री है? फ्लोर से। तो फ्लोर को हॉरिजॉन्टल कहे हैं। हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पर जो दीवार है इसे वर्टिकल कहा जाता है। दिस इज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्या है, वर्टिकल क्या है, ये आप समझ गए। फ्लोर यानी हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री के डायरेक्शन में जो होंगे उसका नाम वर्टिकल रखा गया है। और हॉरिजॉन्टल अर्थ के सरफेस के पैरेलल होते हैं। यहां देखिए ग्राउंड भी अर्थ के सरफेस पर होता है, तो यह भी आपका ये हॉरिजॉन्टल है। चलिए ये हॉरिजॉन्टल है सो समझ गए। अब एक लाइन हम ऐसे खींच दिए हैं, यह ऐसा लाइन है जो हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री बना रहा है। इस लाइन को हम लोग वर्टिकल कहते हैं। ऐसा कहीं और भी लाइन आप खींचेंगे तो वह भी वर्टिकल होगा। जैसे यहां खींचे तो यह भी 90 डिग्री, यहां खींचे 90 डिग्री पर, यह भी वर्टिकल है, यह भी वर्टिकल है, यह भी वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर जो होगा वह वर्टिकल होता है। दिस इज वर्टिकल। अब हम लोग के भाषा में भी जरा समझ लीजिए। जैसे ये मेरा हाथ को देखिए, ये हाथ में का मुट्ठी है, इसको देखिए। सब लोग इसी पर ध्यान रखिए और देखिए, ये मुट्ठी ऊपर नीचे हो रहा है। ये जो डायरेक्शन है यह वह डायरेक्शन है जो फ्लोर से 90 डिग्री पर है। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल। अब देखिए इसी मुट्ठी को, ये फ्लोर के पैरेलल अप टू एंड फ्रो हो रहा है, आगे पीछे कर रहा है। ये जो डायरेक्शन है दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल समझ गए, बाद में डिफिनीशन भी लिखेंगे। अब देखिए आगे, एक बॉल है यहां पर, यह बॉल यहां से मूव करते हुए आगे बढ़ रहा है, ठीक है, इस तरह से। अब सब लोग हम लोग जानते हैं कि यह बॉल हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव कर रहा है। इस 1D मोशन का पढ़ाई हम लोग कर लिए हैं। अब देखिए दूसरा, एक बॉल है, यह बॉल इधर की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है सो देखिए, ये बॉल जो है वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसी मोशन का नाम है फ्री फॉलिंग मोशन। दुनिया के कोई भी बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ पर मूव करेंगे, दैट मोशन इज कॉल्ड फ्री फॉलिंग मोशन। ये बात आपको बताया जा रहा है। तो वर्टिकल मोशन क्या है, जैसे यह देखिए, ये जो हमारा हाथ देख रहे हैं ऊपर नीचे, दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन। अगर कोई बॉडी एकदम सीधा चले वर्टिकली, दिस इज कॉल्ड फ्री फॉलिंग मोशन। तो फ्री फॉलिंग मोशन एक ऐसा 1D मोशन है जिसमें बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन करता है। तो फ्री फॉलिंग मोशन क्या है यह हम लोग समझ गए हैं। प्रैक्टिकली आप सब लोग 1D मोशन हमेशा करते हुएगा या देखते हुएगा। एक बॉल लिए और इसको ऐसे ऊपर फेंक दिए, ऊपर फेंक दिए, फिर थोड़ा देर के बाद हम लोग ऐसे करके कैच करते हैं। वो जो बॉल ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, दैट इज फ्री फॉलिंग मोशन। नेक्स्ट, फ्री फॉलिंग मोशन का ही दूसरा नाम मोशन अंडर ग्रेविटी रखा गया है। ये मोशन अंडर ग्रेविटी एक ही का दो नेम है, फ्री फॉलिंग मोशन और मोशन अंडर ग्रेविटी सेम है। तो आप सब लोग ये दोनों फिगर बना लीजिए। उसके बाद जो जो बातें बताए हैं इसका डिफिनीशन हम लिखेंगे और तब फ्री फॉलिंग मोशन को डिफाइन करेंगे। फिगर सब लोग बनाइए, स्क्रीनशॉट नहीं लीजिए। सब लोग फिगर बना लिए। अब आगे देखिए, हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, यहीं पर लिखेंगे।
पहला नंबर में है हॉरिजॉन्टल। देखिए दिस इज हॉरिजॉन्टल। लिखेंगे द सरफेसेस और प्लेन पैरेलल टू अर्थ सरफेस, पैरेलल टू अर्थ सरफेस is called horizontal। अर्थ के सरफेस के पैरेलल जितने भी सरफेस होंगे सब होंगे हॉरिजॉन्टल। अब देखिए वर्टिकल। लिखेंगे द सरफेस which is परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर का साइन है, अर्थ सरफेस, इसी में हम लोग ऐसे लिखेंगे हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड वर्टिकल, इज कॉल्ड वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को डिफाइन हम लोग कर चुके हैं। अब फ्री फॉलिंग मोशन को डिफाइन करना है। यहीं पर लिख दीजिए व्हेन अ बॉडी moves in vertical direction, moves in vertical direction, then its motion is called free falling motion। डिफाइन कर दिए कि दुनिया का कोई भी बॉडी अगर वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करता है तो वह होता है फ्री फॉलिंग मोशन। नेक्स्ट, यह 1D मोशन होता है। इट इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ, इट इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ 1D मोशन। नीचे एक फिगर बना रहे हैं, सब लोग ध्यान से इसको देखिए। यहां पर एक मैन है, खड़ा है, यह ग्राउंड है। ग्राउंड लिखने का मतलब यह हॉरिजॉन्टल है। इस मैन ने एक बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया, यह एक बॉल है, इस बॉल को फेंक दिया है इस तरह से। तो यह बॉल ऊपर गया, ऊपर जाने लगता है जैसा कि आप जानते हैं। कुछ ऊपर जाने के बाद यह बॉल फिर वापस लौट जाता है। ये जो बॉल मोशन किया है दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन, यही है आपका फ्री फॉलिंग मोशन। एक दूसरा फिगर भी है, इसको देखिए। यहां पर एक मैन है, इसके हाथ में फिर बॉल है और इस मैन ने भी बॉल को फेंक दिया है। कैसे फेंका है, ये जो फेंकने वाली बात कर रहे हैं, फेंक दिया, इसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्ट किया है। वहां भी वह मैन जो है ना प्रोजेक्ट किया है, लेकिन अलग तरीके से। कैसे किया है सो देखिए, इस तरह से प्रोजेक्ट किया है। तीर का निशान देखिए, दोनों में क्या अंतर है। ये तीर का डायरेक्शन ग्राउंड से 90 डिग्री पर है, लेकिन यह एरो मार्क ग्राउंड से 90 डिग्री पर नहीं है, ये 60 डिग्री पर है, 45 डिग्री पर है, ऐसा केस है। ऐसे अगर बॉल फेंकेगा तो आप जानते हैं यह बॉल इस तरह से होते हुए कहीं और जाके गिरेगा। ये जो सेकंड फिगर है, इसमें
बॉल स्ट्रेट पाथ पर नहीं मूव कर रहा है। फर्स्ट फिगर में स्ट्रेट पाथ है, उसमें स्ट्रेट पाथ नहीं है, तो यह 1D मोशन नहीं है। इसका मतलब यह फ्री फॉलिंग मोशन नहीं है। फ्री फॉलिंग मोशन आपका यह है, तो दिस इज फ्री फॉलिंग मोशन। और यहां जो मोशन आप देख रहे हैं इसको 2D मोशन कहते हैं। आगे आने वाले समय में आप पढ़िएगा। और ऐसा ही कुछ होता है तब जब क्रिकेट में कोई बल्लेबाज यानी बैट्समैन सिक्सर लगाता है। वो बैट्समैन आप भी हो सकते हैं, आप भी सिक्सर लगाइएगा तो बॉल ऐसे ही मूव करता है और बाउंड्री के बाहर जाके गिरता है, कभी कभी बाउंड्री के अंदर भी गिर जाता है, तो उस समय आउट हो जाते हैं खिलाड़ी कैच होने पर। तो आउट होइए या बाउंड्री के पार पहुंचिए, दोनों ही केसेस में मोशन जो होगा वह 2D मोशन होगा। बॉल यहां से फेंके कहीं और गिरा तो 2D मोशन, बॉल यहां से फेंके यहीं पर गिरा दैट इज 1D मोशन। ये है आपका 2D मोशन, जो आने वाला हम लोग का टॉपिक है, बहुत जल्द ही पढ़ने वाले हैं, अगला 10 दिनों के अंदर ये सब समाप्त रहेगा। चलिए हम लोग ये समझ गए 1D मोशन। नेक्स्ट, अब 1D मोशन होता क्या है ये तो जान गए, लेकिन पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना है जैसा कि आप जानते हैं। तो पढ़ने के लिए कुछ पुरानी बात को हम लोग याद करेंगे। पुरानी बात, अपनी पुरानी बात नहीं, आप अपना पुराना बात नहीं याद करेंगे ना हम करेंगे, हम लोग फिजिक्स की पुरानी बात को याद करेंगे। फिजिक्स का जब विकास हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था, नए नए इन्वेंशन हो रहे थे, उसी में एक साइंटिस्ट आए थे जो बहुत फेमस है, इतना फेमस है कि शायद ही कोई उनका नाम नहीं जानते हैं, दैट इज न्यूटन। न्यूटन को सब लोग जानते हैं। और न्यूटन के सामने आप लोग सुने होइएगा, नहीं सुने हैं तो आज से सुनिए। न्यूटन फिजिक्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत सारा वर्क उन्होंने फिजिक्स के लिए किया है। न्यूटन वही साइंटिस्ट थे जिन्होंने कैलकुलस जैसा मैथ भी बनाया था। पढ़ते मैथ के सिलेबस में है, लेकिन वो बनाया हुआ न्यूटन का ही है। न्यूटन एक बार किसी काम से सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनके सामने एक सेब गिर गया था। आप सब लोग यह कहानी सुने होइएगा। सेब तो गिर गया, न्यूटन के सामने गिरा, ऐसे गिरता तो सब दिन था किसी और के सामने, लेकिन एक दिन न्यूटन के सामने गिर गया। अब इस घटना के बाद न्यूटन ने फिजिक्स के एक नए लॉ को एक्सप्लेन किया या डिस्कवर किया, जिसका नाम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। 11 क्लास में आने वाले समय में ग्रेविटेशन चैप्टर में आप इसको पढ़िएगा। वो सेब जो पेड़ से गिरा, उसके बाद न्यूटन ने यह खोज किया कि दुनिया के सभी बॉडी पर पृथ्वी के द्वारा एक फोर्स लगता है, उसी फोर्स का नाम ग्रेविटेशनल फोर्स है, या उसी फोर्स को वेट फोर्स कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट, आप सब लोग 9 क्लास में 9th में भी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़े हैं। उस समय न्यूटन का 3 नियम आप पढ़ते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का 3 नियम आप लोग पढ़े हैं। अब क्या पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं, वो आपको पता है। हमको ये पता है कि न्यूटन का तीनों नियम एक ही बात को बताता है, और उसका नाम फोर्स है। पहला नियम भी फोर्स को बताता है, दूसरा नियम भी फोर्स को बताता है, तीसरा नियम भी फोर्स को बताता है। हम लोग जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं यह काइनामेटिक चैप्टर है, और काइनामेटिक चैप्टर में फोर्स के बारे में नहीं पढ़ना है। फोर्स का पढ़ाई लॉ ऑफ मोशन चैप्टर में इसके बाद जो आ रहा है उसमें करना है। लेकिन फ्री फॉलिंग मोशन पढ़ने के लिए फोर्स की कुछ नॉलेज की जरूरत है, इसीलिए इसको हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो न्यूटन ने जो 3 नियम दिया है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, उसमें का सेकेंड लॉ
आप सब लोग को याद होना चाहिए, नहीं याद है तो जानिए। न्यूटन ने बताया था कि दुनिया के किसी भी बॉडी पर अगर आप फोर्स लगाते हैं तो वह फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसा न्यूटन का सेकंड लॉ में हम लोग पढ़ते हैं। ये तो फार्मूला आ गया वहां से। इस फार्मूला या लॉ को पढ़ने से यह बात स्पष्ट हो जाता है कि दुनिया में कहीं एक्सेलरेशन है तो वहां फोर्स भी होता है, या कहीं फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होता है। एक बार फिर से सुनिए क्या बोले हैं। न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से यह पता चलता है कि दुनिया के किसी भी बॉडी पर अगर फोर्स लगा है, कोई भी लगाए, आप लगाइए, हम लगाए, अर्थ लगाए, प्लैनेट लगाए, स्टार लगाए, सैटेलाइट लगाए, कोई भी फोर्स लगाए, फोर्स जहां है वहां एक्सेलरेशन निश्चित होता है, डेफिनेट होता है। बिना एक्सेलरेशन के फोर्स हो नहीं सकता है। ये बात न्यूटन के दूसरे लॉ से सीखते हैं। अब आगे देखिए, जैसा कि आपको बोल रहे थे कि न्यूटन के सामने सेब गिर गया। हालांकि ये बहुत बड़ा घटना नहीं था, लेकिन गिरने के बाद जो न्यूटन ने किया वो बहुत बड़ा घटना था। सेब गिरा, उसके बाद जो न्यूटन ने इतना बड़ा लॉ को एक्सप्लेन किया, वह बहुत बड़ी उपलब्धि थी फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि। आज उसी का देन है कि आप इतने सारे सैटेलाइट अर्थ के सराउंडिंग या अर्थ के एटमॉस्फेयर में छोड़ करके रखे हुए हैं। इतने सारे सैटेलाइट जो हमको आपसे अभी कनेक्ट किए हुआ है। मेरी बात आप जहां भी है वहां सुन रहे हैं, ये सब सैटेलाइट के कारण है। और सैटेलाइट न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर काम करता है। न्यूटन के इन्वेंशन के बाद ही ये सब संभव हुआ। सैटेलाइट सिर्फ एक ही काम नहीं करता है, बहुत सारे काम करते हैं। खैर, न्यूटन ने खोज क्या किया कि पृथ्वी सभी बॉडी पर फोर्स लगाता है। वह फोर्स पृथ्वी अपने तरफ लगाता है। जैसे आपके घर में पंखा है, लगा हुआ होगा, उस पंखा को पृथ्वी अपने तरफ खींचता है। इसी कारण से नट बोल्ट अगर खोल दीजिएगा तो वह फैन अपने आप ही गिर जाता है। सेब के पेड़ पर के सेब के साथ भी यही हुआ था। सेब जिस डाली से लटका हुआ था, वह डाली किसी कारण से टूटा, पृथ्वी अपने तरफ खींच लिया। यही चीज वहां हुआ था। इसी का खोज न्यूटन ने किया था। तो अब देखिए, यहां पर हम लोग उसका यूज करने आ गए हैं फ्री फॉलिंग मोशन में। क्यों? क्योंकि यह बॉल पृथ्वी से दूर जा रहा है, इसीलिए हम लोग को इसकी जरूरत है। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से यह पता चलता है कि अर्थ सभी बॉडी पर फोर्स लगाता है। वह फोर्स अपने तरफ लगाता है, अर्थ की तरफ। उसी फोर्स के कारण हर बॉडी पर एक एक्सेलरेशन लगता है। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक्सेलरेशन होता है। उस एक्सेलरेशन का नाम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रखा गया है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक नया टर्म है। हालांकि 9वीं क्लास में इसको हम लोग पढ़ते हैं, यूज भी करते हैं, लेकिन आज अभी जब से आप हमसे जुड़े हैं, हमारा और आपका जब से पढ़ाई के लिए कांटेक्ट हुआ है, तब से यह टर्म हम लोग पहली बार यूज किए हैं। दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यह भी एक प्रकार का एक्सेलरेशन होता है, जिसके होने का कारण ये फोर्स होता है। और यह फोर्स कौन है? अर्थ के द्वारा लगाया गया फोर्स। इसी एक्सेलरेशन के कारण यह बॉल जब ऊपर फेंकते हैं तो कुछ ऊपर जाने के बाद लौट जाता है। ये लौटा के लाने वाला अगर कोई है तो उसका नाम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तब लेक्चर हम बहुत कर दिए, अब फाइनल काम करते हैं। जिसकी जरूरत है उस पर अब आइए। इतना लेक्चर जरूरी भी होता है ताकि आपको कभी डार्क में हम नहीं रखें। हम ऐसे भी डार्क में रख के पढ़ाई नहीं करना चाहिए, और न हम कराते हैं। जो भी जानिए, क्लियर जानिए, बोल्ड मैन बनिए, बोल्ड स्टूडेंट बनिए। कंफ्यूजन वाले स्टूडेंट मत बनिए कि 2 में 3 कल जोड़े थे तो 5 आया, आज जोड़ेंगे तो 2 आया। ऐसा स्टूडेंट नहीं बनना है।
कॉन्फिडेंस, कल जो आंसर था वही 1 साल के बाद भी वही रहना चाहिए। चलिए फिगर से आपको बताते हैं। एक टर्म यहां पर आया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है, उसको हम लोग अब समझते हैं। देखिए आप लोग को बताते हैं मेन बातें। यह जो हम एक फिगर बनाए हैं आप सबको दिखाई दे रहा होगा और देख के आप समझ रहे होइएगा कि यह सर्किल है। फिगर तो खैर सर्किले जैसा है लेकिन ये सर्किल नहीं है, ये अर्थ का फिगर बनाया गया है। दिस इज अर्थ। अर्थ बहुत बड़ा बॉडी होता है और अर्थ का शेप एस्फेरिकल होता है, एस्फेरिकल फुटबॉल के जैसा। इस बात का पता गैलीलियो ने लगाया था कि पृथ्वी का शेप गोला होता है स्फेयर के जैसा। यह अर्थ है। अर्थ के ऊपर ही हम लोग बसे हुए हैं, चाहे हम लोग का इंडिया हो, चाहे लंदन हो, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, जापान हो, सब अर्थे पर है। अब देखिए नेक्स्ट, यह अर्थ के चारों तरफ हम सब लोग जानते हैं एटमॉस्फेयर होता है। अर्थ के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर होते हैं, ऐसा हम लोग जानते हैं। ये जो अब नया सर्किल बनाए हैं यह भी सर्किल नहीं है, यह भी स्फेयर है। थोड़ा कहीं छोटा बड़ा हो गया है, ये सब इक्वल ही होते हैं, इधर जितना स्पेस उतना ही इधर। ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं यह एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं आप लोग जानते होइएगा। एटमॉस्फेयर बहुत सारे गैस मोलिक्यूल्स का सिस्टम होता है, इसमें बहुत तरह के गैस मोलिक्यूल्स, एयर जिसको एयर कहते हैं वह। न्यूटन ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया उसके आधार पर उन्होंने कहा कि पृथ्वी अपने चारों तरफ रहने वाले सभी बॉडी को अपने तरफ खींचता है, चाहे वो बॉडी आम का हो, सेब हो, ट्रेन हो, हम हो, आपका घर हो या कोई हो, हर किसी को अपने तरफ फोर्स लगा के खींचता है। जैसे यहां पर एक बॉल है तो इस बॉल को पृथ्वी जो है अपने तरफ फोर्स लगा के खींचता है। ये जो तीर का निशान हम बनाए हैं ये फोर्स है। कोई सैटेलाइट भी रिवॉल्यूशन कर रहा है तो उसको भी अपने तरफ खींचता है। यहां पर देखिए एक मैन खड़ा है तो इस मैन को भी फोर्स लगा के अपने तरफ खींचता है, सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ, कहीं भी आप रखिए। अब चलिए सेब का पेड़ भी एक बना देते हैं। यह एक पेड़ को बनाए हैं हम, इसमें एक सेब है इस तरह से। ये जो देख रहे हैं दिस इज एप्पल। इस एप्पल पर भी यह फोर्स लगाता है। अगर यह डाली ऊपर से टूट जाएगा तो स्वाभाविक रूप से यह एप्पल पृथ्वी पर गिर जाएगा। यही बात न्यूटन का इन्वेंशन था और यही ग्रेविटेशन है। अब देखिए नेक्स्ट, ये सब जो फोर्स आप दिखा रहे हैं, कहीं भी दिखा रहे हैं, इस फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन होता है, यहीं पर हम लिख देते हैं ऐसे। यहीं से हम लोग लिखते हैं बाई न्यूटन। ये हम नहीं पढ़ाए हैं लेकिन इसकी हमको जरूरत है अभी, इसीलिए लिख रहे हैं। बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।
नेचर में कहीं भी फोर्स होता है तो वहां एक्सेलरेशन होते हैं, यही एक्सेलरेशन आ गया F/m। नेक्स्ट, ये जो फोर्स लग रहा है कहीं भी लगेगा, इधर भी पेन रहेगा तो लगेगा, नीचे भी रहेगा, कहीं भी रहेगा तो लगेगा। इसी फोर्स के कारण तो हम लोग अर्थ से चिपके हुए हैं। चलिए नेक्स्ट, ये जो फोर्स है, इस फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन होगा उसी का नाम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। उस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग ऐसे दिखाते हैं कि फोर्स जिधर लगेगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा। या ये जो रेड कलर का एरो मार्क हम बनाए हैं, दिस इज एक्सेलरेशन, और इस एक्सेलरेशन को छोटा जी सिंबल से लिखा जाता है। इस फोर्स के कारण भी एक एक्सेलरेशन होगा, इसको भी छोटा जी से लिखते हैं। इस फोर्स के कारण भी एक एक्सेलरेशन होगा, इसको भी छोटा जी से लिखते हैं। ये छोटा जी जो आप देख रहे हैं, इसी का नाम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रखा गया है। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो देख रहे हैं यह है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए आगे, इसके होने का कारण यह ग्रेविटेशनल फोर्स है, और इसका डायरेक्शन किधर होता है ये हमको बताना नहीं, आप फिगर में देख रहे हैं। हर जगह देखिए छोटा जी का डायरेक्शन किधर है, पृथ्वी के सेंटर की तरफ। तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लिखे हैं, इसके बारे में एक दो लाइन वहां पर लिख देते हैं। यहीं पर लिखेंगे, डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ acts due to gravitational force on earth surface। यहीं पर लिखेंगे ऑन द अर्थ सरफेस इट इज, हाँ, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड, it is always directed towards vertically downward। छोटा जी के बारे में तीन बातें आपको बताए हैं। पृथ्वी के सरफेस पर ये छोटा जी, एक का नाम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका डायरेक्शन हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ होता है, और इसके होने का कारण ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन ने बताया था। और तीसरा, पृथ्वी के सरफेस पर इसका डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाया जाएगा। अभी जो आप दिखा रहे हैं पूरे होल अर्थ के लिए दिखा रहे हैं, अब ग्राउंड के केस में भी हम लोग दिखाएंगे। छोटा जी का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ, और ये छोटा जी का वैल्यू भी आप जानते होइएगा, वो भी लिख देते हैं। इसको लिखिए, ये सब मिटाएंगे, फिर एक फिगर बनाएंगे।
अब देखिए यहाँ पर छोटा छोटा फिगर आपको बना के दिखाते हैं। देखिए ये जो फिगर हम बनाए हैं ये अर्थ है, और इधर जो फिगर बना रहे हैं दिस इज ग्राउंड। ग्राउंड को आप हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं। हाँ तो देखिए क्या बता रहे थे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पर दिखाना है। पूरे अर्थ का केस जब रहे तो आप ऐसे दिखाएंगे, जी का डायरेक्शन हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ, ये जितना भी तीर का निशान देख रहे हैं दिस इज एक्सेलरेशन। अब फोर्स का भी डायरेक्शन ऐसे ही दिखाते हैं। लेकिन यही छोटा जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप पृथ्वी के सरफेस पर दिखाइएगा, अर्थ के सरफेस पर, तो वह वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाया जाता है। कहीं भी आप दिखाइए वह यही होगा। जैसे अभी हम खड़े हैं, यहां पर भी छोटा जी लग रहा है, वह किधर होगा, सरफेस की तरफ, ऐसे नीचे। तो हम लोग सरफेस पर अभी रहते हैं, तो हम लोग के लिए छोटा जी हमेशा नीचे की तरफ होगा, यही याद रखना है। पूरा पृथ्वी की बात अगर एक साथ फिगर बना के करेंगे तब छोटा जी को कहेंगे कि यह अर्थ के सेंटर की तरफ होता है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि यह आप समझ गए हैं। छोटा जी का वैल्यू एट अर्थ सरफेस, ये वैल्यू फिक्स होता है, हम आप इसको बदल नहीं सकते हैं। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल बनाने के लिए कभी कभी हम लोग 10 भी यह ले लेते हैं। छोटा जी का एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 होता है। ये जो है अप्रॉक्स, लगभग वैल्यू है। ये देख रहे हैं लगभग बराबर का सिंबल है। ये न्यूमेरिकल बनाने में हम लोग कभी कभी ऐसा ले लेते हैं, ऐसे रियल में यही होता है। तो आप यह अब समझ जाइए कि आप एक ऐसा 1D मोशन पढ़ने जा रहे हैं जिसमें एक्सेलरेशन फिक्स है, 9.8 होगा, वैल्यू भी फिक्स है, डायरेक्शन भी फिक्स है। यह है ग्राउंड। एक बॉल को आप ऊपर फेंक दिए, जैसे देखिए यहां से एक बॉल को ऊपर फेंका गया, यह बॉल